2024 को लेकर तैयारियां तो एनडीए भी कर रही है, इंडिया भी जो गठबंधन है वो कर रही है, इसके अलावा मायावती अलग से जो है अपनी तैयारियां कर रही हैं। क्या आपको 24 में संभावनाएं नज़र आती हैं? किस पार्टी का दबदबा होगा, कौन सी पार्टी जो है इस बार कमाल करने वाली है? देखिए, हम लोगों ने बचपन से मैच देखा है और इंडिया जीतने की कामनाएं की हैं और पूरे देश में इंडिया का बोलबाला होने वाला है। और इंडिया गठबंधन ऐसे ही नहीं बना है कि इंडिया नाम सपने में आया और रख दिया गया। राहुल गांधी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, नीतीश कुमार हों, लालू प्रसाद यादव हों, ये सब भारत के सपूत हैं। तो भारत की बात भारत के लोग कर रहे हैं और भारत के लिए कर रहे हैं। भाई, इस देश के अंदर कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की व्यवस्था तो लागू नहीं है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट पड़ता है। इस देश में अलग अलग सांसद के लिए वोट पड़ता है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं और ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई क्योंकि ये विविधता का देश है। भारत विविधताओं का देश है। जैसे हमारे अवधि में कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी, कोस पे बदले पानी, 30 कोस पे पानी। अब सोच लीजिए, नागालैंड का खान पान, केरल का खान पान, उत्तर प्रदेश का खान पान, उड़ीसा का खान पान, तो अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा, अलग अलग पोशाक, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग संप्रदाय से मिला जुला भारत है। इसलिए यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की व्यवस्था संभव ही नहीं थी। इसीलिए उस समय जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बनाने वाले लोगों ने विधायिका बनाई तो सांसद अलग अलग क्षेत्र के चुने गए। जिस पार्टी का सांसद ज़्यादा, उसके संसदीय दल के नेता चुने जाते हैं और वो जो होता है प्रधानमंत्री बन जाता है। तो इंडिया गठबंधन इन सारी बातों को कर रहा है। इंडिया गठबंधन जो बना है ये इन सारी बातों को कर रहा है। तो इंडिया का मुकाबला ही नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके आपसी मतभेद ज़्यादा हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कहीं ना कहीं उनके आपसी मतभेद हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो। हम तो कहते हैं और मतभेद होना चाहिए। भाई, हम लोग दाल भात खाई थे और पंजाब चला जाए तो वहाँ भतवा नहीं मिलत, और दक्षिण में चला जाए तो रोटी सोने सुहागा हो जाता है, वहाँ मछली भात मिलत है। तो वहाँ कौन परेशानी? ये तो और विविधता होनी चाहिए, मत की भिन्नता हो। यही तो भारत है। यही तो मैंने आपको बताया कि इस देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं कि एक ही आदमी सूरमा है। इस देश के अंदर हर नागरिक सूरमा है और इसीलिए भारत नाम दिया गया, इंडिया नाम दिया गया, इंडिया गठबंधन नाम दिया गया। ये बहुत ही सोचा समझा नाम है और भारत की लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी के आरोप ये भी लगता है कहीं ना कहीं ये इंडिया जो नाम दिया गया है वो, उस पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। कई लोगों ने जो है इस पर जो है FIR भी दर्ज कराई है। इसके अलावा ये भी आरोप लगता है कि अगर ये इंडिया हार जाती है या गठबंधन जो हार जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक देश को संबोधित करके ये कहा जाएगा कि इंडिया हार गया। ये कहीं ना कहीं गलत चयन किया है। ये सब या तो नासमझ लोग हैं और या किसी पार्टी के एजेंट और दलाल हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वहाँ इंडिया है। मैं दूसरी बात करता हूँ, AIDMK क्या है? वो भी ऑल इंडिया। तो इससे पहले तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये बातें जो इंडिया से घबरा गए हैं एनडीए के लोग, या तो जानकारी का अभाव है, या तो एजेंट हैं और या तो शुद्ध दलाल हैं जिनको पता ही नहीं भारत के बारे में। तो इसलिए इंडिया जीतेगा। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की भाजपा 75 सीट पाएगी, इससे ऊपर नहीं। और ये बात लालू प्रसाद यादव ने बोली है, नीतीश कुमार ने बोली है, स्टालिन ने बोली है, ममता बनर्जी ने, और ये सब भारत हैं। और आप कह रहे हैं कि 75 सीटें पूरे देश में एनडीए को मिलने वाली है। लेकिन जो सर्वे आया है, अभी पिछला ABPSC वोटर का सर्वे आया है और इसके पहले भी एक CMX का सर्वे आया था, उसमें ये कहा गया था कहीं ना कहीं 73 सीटें खास तौर पर उत्तर प्रदेश से एनडीए को मिलने जा रही है। ये संभावना व्यक्त की गई। 14 सीट 2009 में 14 सीट जीती थी भाजपा। फिर से नोट कर लीजिए, यही आएगी 14 सीट। हमारी बातों को नोट कर लिए, 14 सीट आएगी भाजपा। पूर्वांचल में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये लोग जो है खास दावेदारी रखते हैं, सीटों पर इनका जो है कब्जा रहता है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में कब्जा शब्द अनुचित है। कब्जा नहीं रहता, जनता आपको मत देती है और आप जनाधार जो है मजबूत रहता है। हाँ, जनाधार, जनता आपको मत देती है और आप उसके उतने समय पीरियड के लिए आप विश्वास, हाँ, उस विश्वास के आप हकदार हो जाते हैं और आपका चलने लगता है, इसलिए आपको दबदबा माना जाता है। एक्चुअल में समय बदला, लोग बदले, सोच बदली। पहले जो विपक्ष की राजनीति करता था वो नेता माना जाता था, अब जो सत्ता के साथ रहता है उसको नेता माना जाता है। यही समय का परिवर्तन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि हर जो भी विपक्ष में रहता हो, चाहे बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो,
वो कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए सब कुछ करती है, मानते हैं? सत्ता में आने के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए, यही तो गिरावट है राजनीति में। सब कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे नोट नहीं बांटना चाहिए, ईवीएम हैक नहीं करवाना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं करवानी चाहिए, दंगे नहीं करवाने चाहिए, भाई को भाई से नहीं लड़वाना चाहिए, सब कुछ नहीं करना चाहिए मित्र। और इसीलिए अब इंडिया का जवाब नहीं दे पाएगा एनडीए। इतना काम आपको लगता है? 2 टर्म पूरे होने वाले हैं केंद्र में, राज्य सरकार भी दूसरे टर्म में है। कितना काम आपको लगता है कि बेहतर हुआ पिछली सरकारों से या इस सरकार में कुछ हुआ है? देखिए, काम तो करना पड़ेगा, कोई भी गवर्नमेंट आएगी काम करेगी, काम तो सतत प्रक्रिया है, काम नहीं करेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? काम तो सबको करना पड़ेगा। कुछ वर्तमान की सरकारों के समय पे हुआ होगा और कुछ पहले भी तो हुआ होगा, मगर किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी भी नेता ने पद पाने के लिए कभी भी ये नहीं कहा होगा कि पहले के लोगों ने कुछ नहीं किया। ये नकारात्मक राजनीति का परिचायक होता है, जो ये कहते हैं कि हाँ पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। हमेशा कोई मुख्यमंत्री की शपथ लेता है या प्रधानमंत्री, तो वो कहता है कि पहले की सरकारों ने जो किया उसको हम साधुवाद देते हैं और उनकी परंपरा को आगे बढ़ा। हाँ, ये गलत बात है और ये नकारात्मक राजनीति है। और इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी नकारात्मक राजनीति के द्योतक हैं। जब उन्होंने पहली बार इस देश में बोला होगा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती उन्होंने किसकी की होगी? अपने माँ बाप की होगी, अपने दादी दादा की होगी, यानी अपने पुरखों की होगी। तो ठीक है, हर घर में इस तरह के नौजवान होते हैं, एक उम्र आने के बाद कह देते हैं कि हाँ पप्पा तो हमारे लिए काऊ की हो। तो उन्हीं नकारात्मक नौजवानों को इस देश के नकारात्मक नेता नरेंद्र मोदी जी ने आवाज़ दी और उनकी सरकार आ गई। हाँ, 2 करोड़ रोजगार देने की प्रतिवर्ष उन्होंने बात की थी, 15 लाख रुपए, ये कहा था कि भाई विदेशों में जो काला धन जमा है वो अगर आ जाएगा तो यूं ही सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। महंगाई की बात कही थी, बाबा रामदेव जी को कहते हैं, सुना होगा, उन्होंने कहा था 30 रुपये में डीजल हो जाएगा। तो ये सब बहकावे वाली बातें थी। कुछ समय के लिए जनता बहक गई है और अब जनता बहुत ही माकूल जवाब देने जा रही है, चूँकि उसको जो उसके अंदर उम्मीद जगाई गई थी उन उम्मीदों पे वर्तमान की सरकार नहीं खरी उतरी है। तो जाहिर सी बात है, जब इंडिया गठबंधन बन रहा है केरल से लेके कश्मीर तक और गुजरात से लेके अगरतला तक, जब सबकी बातें सुनी जाएंगी तो जाहिर सी बात समावेशी विकास होगा। और जब आप एक की भी बात सुनेंगे, यहाँ तो खाली 3 लोगों की सुनी जा रही है, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी, चौथे की सुनी जा रही है। राजनेता या पार्टियां ये कहती हैं कि अगर हमारी बहुमत की सरकार होती तो हम आपके लिए ये कर देते। जनता से तो यही कहती है ना कि हमारी या डबल इंजन की सरकार हो तो हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके प्रदेश के लिए ये कर देंगे। तो इस तरह की देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिनों बाद, और मैं तो कहूँगा लगभग 28 सालों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मिली और उस पूर्ण बहुमत का फ़ायदा उन्होंने बहुत नकारात्मक ढंग से उठाया कि किसी की ना सुनकर के सिर्फ अपने विचारों को थोपा है उन्होंने। बीच में चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल रहे हों, एच.डी. देवे गौड़ा रहे हों, बी.पी. सिंह जी रहे हों, पी.वी. नरसिंह राव जी रहे हों, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, फिर आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे। तो अलग अलग पार्टियों को उस समय भी गठबंधन था और सरकार उन लोगों ने भी चलाया। ऐसा नहीं कि आज की तारीख में सिर्फ भाजपा की सरकार है। हम लोगों को जो सिखाया गया गुरुजनों के द्वारा, परिवार में और समाज के द्वारा, कि जब आप परिवार को एकजुट लेके कर चलेंगे, एकजुटता के साथ लेके चलेंगे और परिवार में सामंजस्य होगा, सहमति होगी, शांति होगी, तो प्रगति ज़्यादा होगी। और क्या आपको लगता है कि पिछले 9 सालों में इन्होंने सामंजस्य बनाया, सहमति बनाई, शांति कायम रखी? जब जब कहीं शांति की बात होने लगी तो कहीं ना कहीं कोई प्रकरण इन्होंने छेड़ दिया, चाहे वो गाय की बलि दे करके उसके लोथड़े फेंक करके क्यों ना दंगा कराना पड़ा। अभी आपने देखा होगा बरेली में जल्दी ही प्रभाकर चौधरी जी, हमारे बगल के जनपद के अंबेडकर नगर के, उनके पिता का आपने दर्द सुना? क्यों अंबेडकर नगर के जो IPS प्रभाकर चौधरी, उनका तबादला बरेली से सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि उन्होंने कांवड़ियों पे हल्का फुल्का लाठीचार्ज कर दिया। आप जान लीजिए कि जहाँ पर कांवड़ियों की यात्रा निकल रही थी वो ज़बरदस्ती निकाली जाती, और अगर वहाँ पर दंगे होते तो कम से कम 50 लोग मरते। तो कम से कम ऐसे अधिकारी की तो प्रशंसा होनी चाहिए, उसे तारीफ मिलनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आपने उसका ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो रहा है। अभी सुदर्शन टीवी का हरियाणा में देखिए, वहाँ के डीएम ने कार्यवाही की, उनको हटा दिया गया। यहाँ तो एक लाइन है कि अगर हमारे से फेवरेबल आप न्यूज़ दिखा रहे हैं तो आप रखे जाएंगे, अदरवाइज आप हटा दिए जाएंगे। अभी कल ही देखिए उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदित्यनाथ, सुन लीजिए, आपके लिए ही है, मीडिया के लिए एक सर्कुलर जारी किया कि हर जिले के डीएम और एसपी को एक दिया गया है कि आप देखिए कि सरकार के विपक्ष में अगर कोई भी न्यूज़ हो तो उसकी पड़ताल करिए। ये तो एक तरह का अधिनायकवाद है, एक तरह की तानाशाही ही है ना इस देश में। लोग आज हम लोग लखनऊ में खुले मंच पे, खुली जगह पे, दारुल शफा के सामने इस तरह से बात कर रहे हैं, यही तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसीलिए तो देश को आज़ाद कराया गया। वो मुख्यमंत्री हैं,
वो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने मुंह में या मिट्ठू में कुछ भी तारीफ बोल सकते हैं। 14 मुकदमे उन्होंने खुद अपने ऊपर से हटाए हैं। तो इस समय सत्ता है उनकी, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई रोक टोक है? और कोई काम है उनके पास? घर परिवार का कोई और काम है उनके पास? सन्यासी व्यक्ति हैं। ये तो हम नौजवानों की नकारात्मकता और निराशा की बात है कि एक महंत राज्य का मुख्यमंत्री बना बैठा, एक धार्मिक व्यक्ति, जहाँ पढ़ा लिखा सिंसियर आदमी बैठना चाहिए, वहाँ एक महंत, एक पीठ का महंत मुख्यमंत्री बने। ये तो राज्य की नौजवानों के लिए निराशा की बात है ना। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है ना कि कहीं ना कहीं महंत मुसलमान में समझिएगा। नहीं, मैं किसी को जज इस राज्य में ऐसा ही है, कपड़े से जज नहीं करता। ऐसा ही है इस राज्य में लोग कपड़े से जज किए जा रहे हैं। इस राज्य में लोग दाढ़ी, अभी मैं दाढ़ी बढ़ा लूँ तो मुझे मौलाना लोग, मुझे ऐसा ही हो रहा है। और यही नौजवानों के लिए लड़ाई है कि इस तिरंगे की आन बान शान के लिए, कि केसरिया हमारे लिए शौर्य का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, हमारे लिए और सफ़ेद शांति का प्रतीक है, हरा हरियाली का प्रतीक। इसी बात की तो लड़ाई है भविष्य की। अब तो केसरिया मतलब भाजपा, हरा मतलब मुसलमान, यही तो लड़ाई है नौजवानों की। इसीलिए मैंने बताना चाहा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, आप मुझे मुस्लिम समझ करके। कि समाज को सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी 3 लोगों पर है, शिक्षित, सक्षम और समझदार। ये इंडिया का गठबंधन इसी दिमाग की उपज है। देश के अंदर हर बूथ पे शिक्षित, सक्षम और समझदार व्यक्ति भारत के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है। 2024 का चुनाव इस कदर होने जा रहा है। और आप देखिए दिसंबर में, 24 से पहले दिसंबर में परिणाम आने जा रहा है। और आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश जीतने के लिए 223 विधायक अलग अलग राज्यों के लगाए हैं भाजपा ने। ये डर है नरेंद्र मोदी जी को, ये डर है अमित शाह जी को। हमारे क्षेत्र का भी क्षेत्रीय विधायक गया है, वहाँ दीवार पर लिख रहा है, वॉल पेंटिंग कर रहा है। आपने सुना होगा हार्दिक पटेल जो गुजरात वाले बड़े नेता थे, सरेंडर हो गए। ऐसे 223 लोग लगाए गए हैं, यानी ये डर ही तो है। अगर आपको यकीन है कि आप चुनाव जीत रहे हो, आपने बड़ी अच्छी सरकार चलाई है, तो आपको इतना ताकत लगाने की ज़रूरत है। और आप जान लीजिए, जो सीधी में कांड हुआ था ना, पेशाब में बह गई भाजपा वहाँ, उसी पेशाब को थोड़ा समेटने के लिए इतनी ताकत लगाई जा रही है। नहीं, जो आदिवासी पे घटना हुई है, ये वहाँ के लोग अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब में भाजपा साफ होने जा रही है, सब में सफाया होने जा रहा है।